फ्रेंड्स, मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आपको 12th क्लास से इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 1.6 है। वीडियो नंबर 1.5 में जो हमने अपना टॉपिक डिस्कस किया था वो पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस के टाइम पर किस तरीके का था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे मेन टॉपिक डिस्कस किया वो किसके बारे में पढ़ा था, रेलवे के बारे में, कि जब इंडिया के अंदर रेलवे आई थी तो ब्रिटिश लोगों से अपने बेनिफिट के लिए लेकर आए थे, बट उसका जो इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ा वो इंडियंस के ऊपर भी पड़ा। इंडियंस के लिए उससे कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट रहे और इंडियंस के लिए उससे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी है उसके क्या क्या फीचर्स देखने को मिले। देखो, फीचर्स का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या है, और विशेषताएं किसी की पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी की नेगेटिव भी हो सकती हैं। जब भी हमसे फीचर्स पूछे जाते हैं तो फीचर्स का मतलब उस टाइम जो हमने पॉजिटिव देखा, उस टाइम जो हमने नेगेटिव देखा, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडियन इकोनॉमी के जो फीचर्स थे, इन फीचर्स में सबसे पहले जो फीचर आते हैं, अच्छा, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ध्यान रखना ये हम कब के लिए पढ़ रहे हैं, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी के फीचर किस तरीके के थे। सबसे पहला फीचर इसके अंदर आता है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस का मतलब होता है कृषि का पिछड़ापन। देखो, हमने पढ़ा था इसके बारे में कि पहले एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलता था जिसको हम जमींदारी प्रथा कहते थे, जमींदारी सिस्टम कहते थे। उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था, जो फार्मर्स होते थे, किसान लोग होते थे, उनका शोषण किया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था। दूसरा, एग्रीकल्चर जो की जाती थी वहां पर एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन फैसिलिटी जो थी वो वहां पर प्रोवाइड पहले नहीं थी। मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो हमारी एक इरिगेशन फैसिलिटीज देखी जाती है, सिंचाई की सुविधाएं देखी जाती हैं, वहां पर उनकी कमी पाई जाती थी। बट अगर हम आज के टाइम पे आते हैं तो आज के टाइम में चेंज हो चुका है। तो पुराने टाइम पर एग्रीकल्चर के अंदर बहुत बैकवर्डनेस हो रही थी। कंप्लीटली जो किसान लोग थे वो बारिश के ऊपर डिपेंड करते थे कि बारिश होगी तो फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो एग्रीकल्चर के अंदर बैकवर्डनेस ही तो है, नई चीजें उसके अंदर नहीं आ पा रही थी। तो सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी में हमने फीचर क्या देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत बैकवर्ड होता जा रहा था। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट 72% के अप्रॉक्स एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लगा हुआ था, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, बैकवर्ड था। तो वैसी बात है, हमारी कंट्री का लेवल भी कहीं ना कहीं डाउन हो रहा था। दूसरा, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्री के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो हमारी कंट्री का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है वो डाउन होता चला गया था। उसके रीजंस मैंने बताए थे। रीजंस क्या थे, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे मेन अपनी टैरिफ पॉलिसी स्टार्ट करी थी। टैरिफ पॉलिसी की वजह से हमारी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, एक हैंडीक्राफ्ट का जो मेन बिजनेस था, वो डाउन होता चला गया। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी वो क्यों थी, क्योंकि हम उस टाइम पर लोगों के पास मनी का सोर्स अवेलेबल नहीं था। और अगर मनी का सोर्स अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और जब तुम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे तो इंडस्ट्रीज कहां से ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्री में भी क्या रही थी, बैकवर्डनेस रही थी। तीसरा आया इसके अंदर हैवी डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स के ऊपर तुम्हारी एक बहुत हैवी डिपेंडेंसी होगी थी। बट ये ध्यान रखना, अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो इंपोर्ट जो हम कर रहे थे ये किससे कर रहे थे, इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे किस चीज का, फिनिश्ड गुड्स का, तैयार वस्तुओं का या तैयार माल का हम ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे थे। जो ब्रिटेन गवर्नमेंट की टैरिफ पॉलिसी आई थी, उस टैरिफ पॉलिसी में उन्होंने क्या करा था, जो रॉ मटेरियल है इंडिया से, ब्रिटेन को वो फ्री कर दिया था, और ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स इंडिया के अंदर आती थी उसको उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री कर दिया था। इंडिया का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो कहां बनने लग गया था, रॉ मटेरियल कहां से बनता था, ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन से वो फिनिश होकर तैयार होकर कहां आने लग गया था, इंडिया के अंदर। तो इंडिया जो है इंपोर्ट करने लग गया था फिनिश गुड्स को बहुत ज्यादा। तो इंडिया की डिपेंडेंसी हो गई थी। अब इंडिया अपने कंट्री में नहीं बना रहा था, अब इंडिया क्या कर रहा था, डिपेंड हो गया किसके ऊपर, ब्रिटेन के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर। तो कहा गया था इंडिया, अब डिपेंडेंसी इंडिया की जो है ना वो बहुत हैवी हो चुकी थी, किसके ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी। अगर मैं पॉवर्टी के लेवल की बात करूं तो वहां पर क्या था, पुराने टाइम में देखा गया था जो गरीबी का लेवल है, जो निर्धनता का लेवल है, वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, अनकंट्रोल। मतलब गरीबी बढ़ती जा रही थी। रीजन क्या था, एक्सप्लॉइटेशन। जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन करा। हमारी इंडियन इकोनॉमी को ऐसे अपनी कॉलोनी की तरीके से समझा कि हम जो चाहे वो करेंगे। उन्होंने सारी चीजें अपने फायदे के लिए, जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंडियंस को दिया नहीं, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सारे पैसे को उन्होंने यूज करना स्टार्ट करा। तो इसका मतलब हमारी कंट्री के अंदर जो लोगों के पास पैसा ही नहीं मिला तो पॉवर्टी तो आएगी।
तो उस टाइम पर पॉवर्टी का लेवल बढ़ता चला गया था, तो कहा गया था एक पॉवर्टी का लेवल अनकंट्रोल था, या फिर इस अनकंट्रोल को इंग्लिश में रैम्पेंट पॉवर्टी भी कहते हैं। अगर बुक में रैम्पेंट लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाना वो क्या है, अनकंट्रोल पॉवर्टी है। नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल जो है वो आज भी बहुत परफेक्ट नहीं है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने वो इंडिपेंडेंस के टाइम की तरह है। आज काफी चेंजेस हो चुके हैं, बट आज भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनकम्प्लीट है। बट अगर मैं इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करूं तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेवल था वो पुअर माना गया था। क्यों? एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी, बहुत नाम मात्र। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही बेकार मानी जाती थी। बैंकिंग सब स्टार्ट हो गए थे, बट इनकी भी फैसिलिटी बहुत टॉप लेवल पर नहीं थी। हमारी कंट्री के अंदर कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ही नाम मात्र थी। तो ये सारी चीजें बहुत नाम मात्र होने की वजह से जो हमारी कंट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत खराब माना गया था। तो कहा गया था उस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था, पुअर था। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं किस पर, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, या तो वो हो ही ना, या फिर वो बहुत ही नोशनल हो जाए, बहुत ही नाम मात्र हो जाए। एक ऐसी इकोनॉमी जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ या तो बिल्कुल रुक गई है या फिर वो बहुत नाम मात्र है, उस इकोनॉमी को क्या नाम दिया जाता है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं गतिहीन अर्थव्यवस्था। गति जिसके अंदर नहीं है कुछ भी, गति किस चीज की, डेवलपमेंट होने की। तो ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी को भी उस टाइम पर क्या माना गया था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी माना गया था। नेक्स्ट, बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी इकोनॉमी जिसको पिछड़ी अर्थव्यवस्था कब कहा जाएगा, एक ऐसी इकोनॉमी जिसका मैक्सिमम सेक्टर, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। और हमने पढ़ा था जो इंडिपेंडेंस है या ब्रिटिश रूल है, उस ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का जो मैक्सिमम सेक्टर है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो मैक्सिमम सेक्टर किसके अंदर थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अप्रॉक्स 72.2% पॉपुलेशन या 72.7% पॉपुलेशन किसके अंदर लगी हुई थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में। जिस कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा होता है वहां पर कंट्री को क्या माना जाएगा, बैकवर्ड इकोनॉमी। बट सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं, दूसरा रीजन भी है, यहां पर जो लोग हैं वो जो काम करते हैं वो अपने सिर्फ लाइफ को रन करने के लिए करते हैं। अगर वो खेती कर रहे हैं, ठीक है, चलो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बट अगर वो खेती कर रहे हैं तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, जीवन निर्वाह खेती है, अपनी लाइफ को रन करने के लिए वो खेती करते हैं। उनका कोई मेन पर्पस ही नहीं होता प्रॉफिट कमाना। वो सोचते ही नहीं कि हमारी एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसको हम मार्केट में सेल करके पैसे भी कमा सकते हैं। इसका मतलब ये इकोनॉमी कंप्लीटली जो है बिना पैसों वाली इकोनॉमी बन जाती है, और यहाँ पर मैक्सिमम सेक्टर जो है वो किस पर डिपेंड हो जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो एक ऐसी इकोनॉमी को क्या नाम दिया जाता है, बैकवर्ड इकोनॉमी का। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी भी एक तरीके की क्या थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी। नेक्स्ट आता है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, या फिर इसको हम नाम देते हैं मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर जिस इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का रूल होता है और उसमें कुछ सोर्सेज पर राइट जो है प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाता है। पुराने टाइम में, इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये कहा गया था जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी कैसी होगी, मिक्स होगी। मिक्स का मतलब इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर का जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के उन पर राइट होगा गवर्नमेंट सेक्टर का, बट उनको यूज करने का राइट हम किसको देंगे, प्राइवेट सेक्टर को। मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के मिक्सअप से वर्क किया जाएगा, दोनों की ओनरशिप हमारी कंट्री के अंदर रहेगी। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण। उस टाइम पर देखा गया था लोग जो मैक्सिमम थे, हमारी कंट्री की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो कहां रहती थी, रूरल एरिया में, गांव के अंदर रहती थी। बट इसका मतलब क्या है, अर्बनाइजेशन जो शहर के अंदर रहना था वो बहुत नामात्र था। तो उस टाइम का जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत लिमिटेड माना गया। क्यों? क्योंकि लोग मेनली किसके ऊपर डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। और एग्रीकल्चर सेक्टर कहां पर हमें मिलता है, रूरल एरियाज में। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहां पर बसी हुई थी, रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गया था। नेक्स्ट, कॉलोनियल इकोनॉमी। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कैसी मानी गई थी, कॉलोनियल। इसके बारे में मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था। अंग्रेज जो हमारी कंट्री में आए थे उन्होंने हमारी कंट्री को एक कॉलोनी की तरीके से यूज करा था। उन्होंने हमारी कंट्री को कॉलोनी माना और यहाँ पर अपना रूल करा। तो हमारी इकोनॉमी को क्या नाम दिया गया उस बेसिस पर, एक कॉलोनियल इकोनॉमी। तो ये हमारे क्या थे, कंप्लीट कुछ फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पर। इन फीचर्स से अलग एक छोटा सा टॉपिक और है, और वो क्या है, मैंने इकोनॉमी को उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर कुछ पार्ट में क्लासिफाई करा है, जिसमें ये 5 पार्ट्स आते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। एक इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी या गतिहीन अर्थव्यवस्था तब कहा जाता है जब उसकी गति बिल्कुल रुक गई हो, जब उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ होना बहुत नामात्र हो, या उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही ना रही हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सेकंड, वाइब्रेंट इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी। इन दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूं।
बैकवर्ड अभी मैंने आपको बताया था यहां पर। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर मैक्सिमम सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर है। लोग जो खेती करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी लाइफ को रन करने के लिए, मतलब उनकी फार्मिंग सब्सिस्टेंस होती है और इनका मेन पर्पस कोई प्रॉफिट कमाना नहीं होता। बट अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर प्रोडक्शन का जो मेन सोर्स है वो एक नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। हमारा मेन मार्केट में जो मोटिव होता है वो क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन। और हम प्रॉफिट की तरफ अपना मोटिव रखते हैं, मतलब हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या नाम दिया जाता है? वाइब्रेंट इकोनॉमी। जिसमें हम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो देखने का नजरिया वो क्या है? सिर्फ हम खेती करेंगे अपनी लाइफ को रन करने के लिए और हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करेंगे, तो वो क्या है? बैकवर्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आती है डेवलपिंग इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर घटता है और उस कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता चला जाता है, तो बोलते हैं वो कंट्री क्या हो रही कर रही है? डेवलप कर रही है। डेवलप का मतलब उसमें विकास चल रहा है। जिस इकोनॉमी के अंदर विकास चल रहा होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? विकासशील अर्थव्यवस्था। उसको डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाएगा। ये कब हमें दिखता है? जब एक कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर घटेगा और उस कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा। ये किस चीज को शो करता है? ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से? एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। जब एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री की तरफ लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो कंट्री क्या बननी चल स्टार्ट हो जाती है? डेवलपिंग इकोनॉमी। लास्ट आता है डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी के अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं तो बहुत सारे मेजरमेंट हैं। जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको क्या कहा जाता है? एक डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। रीजन क्या है? अगर मैं अमेरिका की पॉपुलेशन की बात करूं तो अमेरिका की पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्स 33 करोड़ के आसपास है। मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूं, मैं एक्यूरेट नहीं लिख रहा। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करी जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ के आसपास है। अंदाजा लगा रहे हो? इंडिया की पॉपुलेशन उससे 100 करोड़ से भी ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच में 100 करोड़ से भी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अमेरिका की अगर जीडीपी की बात करी जाए तो जीडीपी 23 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। ट्रिलियन का मतलब लाख करोड़ से होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 23 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। सेम ऐसे ही अगर इंडिया की जीडीपी की बात करी जाए, ये है जीडीपी। अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूं तो इंडिया की जीडीपी अप्रॉक्स 2.8, या फिर अब करंट में अगर देखा जाए तो ये 3 के पास 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। इसका मतलब 3 लाख करोड़ यूएस डॉलर के आसपास है। अब अगर मैं इस जीडीपी को इसके अंदर 33 करोड़ में डिवाइड कर देता हूं तो पर कैपिटा जीडीपी आ जाती है। और जिस कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी एक लेवल से बहुत ज्यादा होती है, कुछ इकोनॉमिस्ट ये बताते हैं कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी 25,000 यूएस डॉलर से ज्यादा आती है, मतलब 1% की, अगर मैं कहता हूं मैंने 33 करोड़ में इसको डिवाइड कर दिया और 1% की जो जीडीपी आई वो 25,000 यूएस डॉलर से ज्यादा आ रही है, तो कहा जाएगा वो इकोनॉमी कैसी है? डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलप्ड इकोनॉमी को देखने के बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अलग अलग नजरिए हैं। मैंने यहां पर जीडीपी के बेसिस पर बताया। अगर मैं इंडिया की 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर को 137 करोड़ में डिवाइड करूंगा तो ये तो बहुत कम डिवाइड हो पाएगी। तो इसलिए इंडिया को कहा गया कि इंडिया के अंदर डेवलप हो तो रहा है बट वो अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि हम उसे डेवलप्ड बोल दें। ठीक है, तो ध्यान रखना, डेवलप्ड इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर जीडीपी का लेवल पर कैपिटल के हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से, मतलब प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, 1% के हिसाब से जो जीडीपी का लेवल है वो एक लेवल से काफी ऊपर माना जाता है। वो लेवल कितना है? 25,000 यूएस डॉलर। मेनली जो बताया जाता है, कुछ इकोनॉमिस्ट इस तरीके से बताते हैं, अदरवाइज इनके जो मेजरमेंट के सोर्स हैं वो और भी अलग अलग होते हैं। तो एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर पर कैपिटा जीडीपी का जो लेवल है वो काफी ज्यादा होता है, उस इकोनॉमी को हम क्या नाम देते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत परफेक्ट माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक था। आपको मुझे लगता है ये क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इस कंप्लीट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ एक टॉपिक हमें पढ़ना है और वो क्या है? जो इस चैप्टर में हमारे मेन ईयर्स हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।